Welcome back to Siddhi series. Today we are going to talk about GS paper 1, world history and a specific topic of decolonization. 2016 में in 2016 there was a question. The question said the anti-colonial struggles in West Africa. The anti-colonial struggles in West Africa were led by the new elite of Western educated Africans. Examine. और ये 250 words में आंसर लिखना था. Now before I tell you how this answer is to be written, let us first understand some basic things. This time they have asked a question on Western Africa. There is a possibility आज वेस्टर्न पे पूछा है, कल ये आपसे ईस्टर्न अफ्रीका पे पूछे, साउथ अफ्रीका पे पूछे या ये आपसे नॉर्थ अफ्रीका पे पूछे. तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्रॉड आइडिया हो कि अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा देश है, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा देश है, नॉर्थ में, सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं. फिर वी मस्ट बी अवेयर कि इन देशों पर कौन से यूरोपियन पावर्स रूल कर रहे थे एंड थर्डली ये देश कौन से साल में आज़ाद हुए. अब आप हिस्ट्री का आंसर लिखो और बीच में आप कोई स्पेसिफिक डेट्स मेंशन ना करो तो ये तो इनजस्टिस हो गया. फाइन. सो एक ना ब्रॉड सा आपके पास मैप हो, ऐसे ही फिर अगर चाहे फिर वो इंडो चाइना वाले क्वेश्चन आ जाएं, राइट, चाहे वो मलया पेनिसुला वाला पूछे या कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, उसका एक ब्रॉड मैप आपके पास तैयार हो. अगर डीकोलोनाइजेशन पे क्वेश्चन आया तो भाई कहाँ पे आएगा, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और या फिर इंडो चाइना. तो आपने उसका एक ब्रॉड प्लान तैयार कर लिया. एक डीकोलोनाइजेशन अमेरिका में हुआ है, एशिया वाला तो इंडिया का ही बहुत अच्छा एग्जांपल आ जाता है, साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश बन जाते हैं हमारे पास. बट इन एनी केस आपने अफ्रीका का मैप लिया. यही मैप आप डाउनलोड कर लो, नेट पे अवेलेबल है, राइट. तो इसमें ना सबसे पहले तो हमने लिख लिया कि कौन से देश किस साल में आज़ाद हुए और साथ में हमने लिख लिया इस पे कौन कौन से देश रूल कर रहे थे. तो बेसिक फॉर्डर तो आपका तैयार हो गया. अब वो किसी भी पार्ट ऑफ अफ्रीका पे पूछे, आप 4 या 5 देशों के नाम बता सकते हो. साथ में आप ये बता सकते हो कि उन देशों पर कौन सी यूरोपियन पावर्स रूल कर रही थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और वो किस साल में आज़ाद हुए. अब जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वही लीडर्स थे जिन्होंने एकदम से फिर इंडिया को लीड किया, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे. इसी तरह आप ये चेक करो कि जो देश आज़ाद हुए उन पे इमीडिएटली कौन रूल कर रहा है. जो भी उन देशों पे इमीडिएटली रूल कर रहा है, जैसे किसी भी देश का आप एग्जांपल ले लेना वहाँ पर, तो जो भी रूल कर रहा है वो ऐसा एक लीडर होगा जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया होगा. अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था, वेस्टर्न एजुकेटेड. तो इसको भी एक बार आप इंडियन हिस्ट्री से रिलेट कर लो. जो इंडियंस वेस्टर्न नेशंस में गए फॉर हायर एजुकेशन, जैसे कि हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ये भी ब्रिटेन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्रिटेन गए. जितने ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर गए, रादर दादा भाई नारो जी हैं, बदरुद्दीन तायब जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, जितने भी ये लोग हैं सब यूरोप गए, मॉडर्न एजुकेशन ली. जब ये यूरोप में थे इन्होंने वहाँ की डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को देखा, वहाँ के एनलाइटनमेंट आइडियाज़ के साथ इनका एनकाउंटर हुआ. उन आइडियाज़ में लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी बातें इनको समझ आई. मोर ओवर इनके साथ वहाँ पर भी सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट हुआ, जिससे इन्होंने ये रियलाइज़ किया बिकॉज वी कम फ्रॉम अ नेशन दैट इज़ ऑलरेडी एनस्लेव्ड. तो हमें ये स्लेव्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, हमारी डिग्निटी और हमारी रिस्पेक्ट एट पार विद वाइट मैन नहीं है. तो इन लोगों ने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, वहाँ की मटीरियल प्रॉस्पेरिटी को देख के, वहाँ के वे ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करके वापस आकर अपने देश में उसी तरह की डिमांड्स की, और यहाँ से राइज ऑफ नेशनलिज्म के साथ साथ मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिमांड उठनी शुरू हो गई. तो सिमिलरली ये अफ्रीका में हुआ होगा. अब जो अफ्रीकन लीडरशिप है जो बाहर पढ़ने जाएगी, सेम एग्जांपल विद इंडिया. आम आदमी तो इंग्लैंड पढ़ने नहीं जाएगा या यूरोप, तो जो एलीट सेक्शन होगा सोसाइटी का वही यूरोप जाके पढ़ेगा. जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर ऑलरेडी एक अच्छे अच्छे एडवोकेट थे, लॉयर थे, और गांधी जी के फादर भी अच्छे एक पोरबंदर के दीवान थे. सो जो ऑलरेडी थोड़े से वेल इस्टेब्लिश्ड लोग हैं वही इनिशियली अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, राइट. अब जो बाहर गए और वो एजुकेशन लेके वापस आए, उन लोगों ने अपने लिए स्टेटस ऑफ इक्वालिटी डिमांड किया. तो सिमिलरली अफ्रीका से भी कौन लोग जाएंगे, आम लोग तो नहीं गए होंगे, जो अफ्रीकन सोसाइटी के एलीट होंगे वही बाहर जाएंगे. डन. अब डीकोलोनाइजेशन के लिए डिमांड क्यों उठती है, तो वो भी सेम कॉजेज हो जाते हैं जो इंडिया के केस में हुए थे कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, पॉलिटिकल राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा, बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं हमें, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ चल रहा है. तो इन सब से फ्रीडम लेने का एक ही रास्ता है,
वो है इमेंसिपेशन फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनियल रूल्स। अब इसके लिए एक बार आपके पास मैप बन गया, इस मैप को यूज़ करके अब आपको हम देते हैं कुछ फैक्ट्स। ये भी मैंने खुद नहीं लिखे, नेट पे इतनी इंफॉर्मेशन पड़ी है, हम टीचर्स का काम तो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, राइट। आई विल नॉट टेक क्रेडिट कि ये आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ। कोई भी दुनिया में सोर्सेज की कमी के कारण नहीं, एक प्रॉपर गाइडेंस के कारण, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो सक्सेस रेट कम होता है। आज की एज में टेक्नोलॉजी ने हम सबको इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया है। अब जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब इंटरनेट नहीं था, तो प्रॉब्लम थी स्कैंटी की प्रॉब्लम थी, हमें मटेरियल ही नहीं मिलता था, किताबें ढूंढते रहते थे, लाइब्रेरी से इशू करानी पड़ती थी। अब क्या हो गया, स्कैंटी से प्रॉब्लम हो गई प्लेंटी की, अब आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया। तो आप अच्छा आंसर कैसे लिखो, इसके लिए एक टीचर आपको गाइड करे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो करना क्या है कि एंटी कॉलोनियल अफसर साउथ अफ्रीका में कब स्टार्ट हुआ, एक बैकग्राउंड दे दी, थोड़ा इंडिया के साथ भी मैंने यहाँ पे देखो उस स्टूडेंट ने कंपेयर किया हुआ जिसने आंसर लिखा। अब सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ के और उन लीडर्स के नाम जो मैंने आपको बोला था आपने तैयार करने हैं। ख्वामे नक्रुमा साहब जो हैं लंदन में और यूएस में पढ़ के आए हैं और गोल्ड कोस्ट की फ्रीडम करा दी है। ऐसी अजवी हैं जो यूएसए से पढ़ के आए हैं और नाइजीरिया में आके उन्होंने लीड कर दिया। कैब्रियल है जो पोर्चुगल से पढ़ के आए हैं और वो आके गुइना बेसो को इंडिपेंडेंस लेके दे रहे हैं। और हनाऊ हैं जो आकर अपने देश में वेस्ट अफ्रीका में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पूरा एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब इस सब के बाद सेनेगल है जो और बोगेनी है जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं और इन्होंने सेनेगल और आइवरी कोस्ट को इंडिपेंडेंट करा दिया। सम ऑफ दी स्ट्रगल्स वर पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे इंडिया में हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर वायलेंट रिवोल्ट्स भी हुए। सो नेशंस ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैव सेल्डम विटनेस स्टेबिलिटी एंड पीस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये जो पॉइंट है ना फ्यूचरिस्टिक, ये कंक्लूजन का बेस्ट मेथड होता है कि जो पूछा गया आप उसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक विजन देके ख़त्म कर दो कि इन वेस्टर्न एजुकेटेड लोगों ने देश आज़ाद तो करा दिए, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने अपना पॉलिटिकल सेटअप नहीं क्रिएट किया कि वहाँ पर एक स्टेबल सरकार बने। बिकॉज वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आई तो वहाँ पर बार बार मिलिट्री कू हुए, डिक्टेटरशिप्स आई, वॉर्स हुए जो सिविल वॉर्स थे। और अफ्रीका की एक लाइन इसमें ऐड कर देना, अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन इज़ इक्वल और मोर पेनफुल than its colonization, right? Thank you very much. Keep watching, keep subscribing and live your dreams. God bless.